नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नाम है पॉलीफेज सर्किट और लेक्चर 1 में हम आज डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ पॉलीफेज वोल्टेज। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंगल फेज जो सर्किट है उसके बारे में, और उसमें जनरेशन का पार्ट भी हमने कवर किया था। तो दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर जनरेशन पार्ट का देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ हम सिंगल फेज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम मल्टी फेज़ या फिर पॉली फेज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था, ए सिंगल फेज अल्टरनेटर हैव वन आर्मेचर वाइंडिंग ओनली। तो ये तो ऑब्वियसली है कि अगर सिंगल फेज है तो आर्मेचर वाइंडिंग भी क्या होगी, एक ही आर्मेचर वाइंडिंग होगी। But if the number of armature winding is increased, then it becomes polyphase alternator। अगर एक से ज़्यादा अगर आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें तो उसे हम क्या कहेंगे, polyphase alternator। And it produces as many independent voltage or waves as the number of windings or phase। जैसे जैसे फेज़ आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर वोल्टेज है वो भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि सिंगल फेज में हम क्या कहते हैं कि अगर उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही वोल्टेज होता है, एक ही वोल्टेज वेव होती है। क्लियर। पर जैसे ही हमने फेज बढ़ाया, अगर टू फेज है तो उसमें क्या होगा, एक तो ये होगी और दूसरी वेव के अंदर क्या होगा, एक वेव कुछ इस तरीके से होगी। और जैसे ही हम थ्री फेज की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट वेव तो क्या होगी, समथिंग लाइक दिस। सेकेंड वेव में क्या होगा, कुछ इस तरीके से। और थर्ड वेव क्या होगी, कुछ इस तरीके से। तो जैसे जैसे आपके फेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज है वो भी बढ़ते जाएंगे। सिंगल फेज में वोल्टेज क्या होगा, सिर्फ एक वोल्टेज होगा ई ए। टू फेज में दो वोल्टेज होंगे ई ए और अगर उसको नाम दिया जाए ई बी। और थ्री फेज में क्या होगा, ई ए, ई बी और ई सी। क्लियर। तो these winding are displaced from one another by equal angles, the value of these angles being determined by the number of phases or winding। तो इनके बीच में जो एंगल होगा, वोल्टेज के बीच में एंगल, अगर एक है तो उसमें तो कुछ है नहीं, आपके पास एक ही फेज है। अगर टू फेज है तो ये, या थ्री फेज है, या फिर हम कह सकते हैं पॉली फेज है, तो वोल्टेज के बीच में जो एंगल होगा वो डिपेंड करेगा जो वाइंडिंग के डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाइंडिंग के प्लेसमेंट के ऊपर। जितने वाइंडिंग के बीच में एंगल होगा, जैसे कि टू फेज में हम का बात करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और थ्री फेज की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, इन तीनों जो वाइंडिंग्स होती है तीनों वोल्टेज के लिए, इनमें 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आगे हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, इन ए टू फेज अल्टरनेटर the armature winding are displaced 90 degree apart, and a three phase alternator, the three independent armature winding which are 120 degree apart, hence the voltage induced in three windings are 120 apart in time phase। तो दो जो वोल्टेज के बीच में जो एंगल है, फेज एंगल है, वो डिपेंड करता है आपके जो वाइंडिंग्स हैं उनके बीच में फेज एंगल कितना है। क्लियर। अब थ्री फेज क्यों यूज़ किया जाता है, मेन उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो पहला है, इट इज़ मोर एफिशिएंट। ये जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर वैसे वैसे ये आपको और क्लियर होता जाएगा। अभी इसके अंदर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। एंड सेकंड जो है, इट यूजेज लेस मटेरियल फॉर ए गिवन कैपेसिटी। ये जब हम
जो वाइंडिंग का जो अलग से चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हम बात कर रहे हैं इट यूजेस लेस मटेरियल। तो सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ का जब कंपैरिजन होगा तब उसमें आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे। इट कॉस्ट लेस देन सिंगल फेज़ एपरेटस। क्लियर। तो ये तीन मेन रीज़न है, इसके अलावा भी काफ़ी हैं, वो हम धीरे धीरे जब आगे इसमें और स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए इतना काफ़ी है कि भाई थ्री फेज़ जो अल्टरनेटर है या थ्री फेज़ जो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दो डायग्राम है ए एंड बी। जो ए डायग्राम है वो क्या है, यहाँ पे एक थ्री फेज अल्टरनेटर है, ये भी एक थ्री फेज अल्टरनेटर है, बट ये क्या है, टू पोल है। दिस इज टू पोल थ्री फेज और दिस इज फोर पोल थ्री फेज। इनमें दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो जब वाइंडिंग का जब मैं पार्ट लूँगा इसके अंदर अलग से तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें हम पोल पिच वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ एक समझने के लिए कि भाई किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है वाइंडिंग के बीच में, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टू पोल थ्री फेज़ के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाइंडिंग है, ये देखिए आपको पता है कि ये होता है जो आउटर पार्ट है, ये क्या है आपका ये जो इनर पार्ट है ये तो क्या है रोटर, और ये क्या है स्टेटर। जो आउटर पार्ट है ये दिस वन, तो ये तो क्या है स्टेटर और ये क्या है रोटर। जो रोटर वाले यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आपके जो मैग्नेट आपके जो बनेगा यहाँ पे इसके अंदर, वो क्या है आपका ये वाला, इसके अंदर वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से आप जब इसके अंदर इसको रोटेट करेंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से जो ये वाइंडिंग्स है स्टेटर के अंदर, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। वही करंट हमें, अगर सिंगल फेज़ है तो सिंगल फेज़ करंट मिलेगा, अगर थ्री फेज़ है तो थ्री फेज़ आपको यहाँ पे करंट मिलेगा। तो इसमें जो स्टेटर वाइंडिंग है इसमें आप देख सकते हो एक वाइंडिंग है ए डैश, सेकेंड है बी डैश, और थर्ड है सी और सी डैश। तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 120 डिग्री का, 120। ऐसे बी और सी के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 120 डिग्री का, और ए और सी के बीच में भी एंगल कितना है यहाँ पे 120 डिग्री का। तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 120 डिग्री का। तो इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जो आप यहाँ पे फेज एंगल के थ्रू देख सकते हो, फेजर डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, इसमें जो ए जो फर्स्ट जो वाइंडिंग है ए, इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है ई ए, और जो सेकेंड वाइंडिंग है ई बी, उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है ई बी। इनके बीच में भी एंगल कितना होगा अब 120 डिग्री। ऐसे ही ए और सी के बीच में और बी और सी के बीच में भी क्या होगा 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। और जो हमारा ये डायग्राम है इसमें वेव डायग्राम, इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं जो फर्स्ट जो वेव यहाँ पे है ये वाली दिस वन, ये क्या है ई ए, जो ए वाइंडिंग है उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो है, और जो सेकंड है ई बी, जो ये डॉटेड है, जो ये डॉटेड आप देख सकते हो वेव फॉर्म, ये क्या है ई बी का। और थर्ड वन जो है वो क्या है ये वाली वेव, ये वाला, ये क्या है ई सी। तो ई ए और ई बी के अंदर जो डिफरेंस है ये वाला,
ये 120 डिग्री है, प्लस माइनस वो हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही बी और सी के अंदर, बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। और ए और सी के बीच में अगर वेव फॉर्म की अगर बात करें तो इसके बीच में एंगल कितना है, 240 डिग्री। क्लियर। अगर ए और सी की बात करें, हमने अभी क्या देखा, ए और बी के बीच में 120 डिग्री, बी और सी के बीच में 120 डिग्री, पर ए और सी के बीच में, क्योंकि जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो क्या होती है, एंगल फेज एंगल के अंदर ये लेते हैं हम, तो इसके बीच में जो टोटल ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 240 का। क्लियर। तो बट दूसरा जो डायग्राम है ये क्या है, 4 पोल 3 फेज। अब 2 पोल और 4 पोल में क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है रोटर के अंदर, उसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, 4 पोल। यहाँ पे एक एन था और एक यहाँ पे एस था 2 पोल के अंदर, इसमें एन एस। क्लियर। अब इसमें जो मेन डिफरेंस क्या है, ये नेक्स्ट जो हम, जब मैं पोल पिच वगैरह ये सब वाइंडिंग की बात करेंगे तब आपको एग्जैक्ट वहाँ पे समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना है कि आप 2 पोल 3 फेज अल्टरनेटर भी बना सकते हैं, 4 पोल 3 फेज। इसमें क्या होगा, जो एक की है एन और एस, यहाँ पे एक सेट बनता है, आप देख सकते हो वाइंडिंग का। यहाँ पे क्या है, ए भी है, बी भी है और सी भी है इसके अंडर में लगभग, अगर देखा जाए तो। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक सेट बनता है, यहाँ पे भी एक सेट बनेगा, यहाँ पे भी एक सेट बनेगा। तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आया कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे जो जनरेशन हो रहा है उनके जो वोल्टेज है उनके बीच में एंगल्स के बारे में, क्योंकि ये समझना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी कैलकुलेशन वगैरह है या जो भी इसके बाद में जो डेल्टा सर्किट या फिर वाई सर्किट हम डिस्कस करेंगे, तो ये पार्ट पहले आपका समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके बीच में जो एंगल्स हैं वो किस तरह से अपन डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई ए की। अगर हम सिंगल फेज़ की बात करें तो हमने देखा है उसके अंदर जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो क्या होती है, ई एम साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन होती है। अगर सिंगल फेज अगर बात करें जनरेशन की, तो उसमें जो वोल्टेज जनरेशन का ऑलरेडी हमने ये देखा है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन वेव ही है। अगर देखा जाए तो ये क्या है, अगर सिंगल फेज की बात करें तो ये साइन वेव होती है। तो साइन वेव के लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, इसको मैं नाम देता हूँ ई ए। ई बी क्या होगी अब, ई एम साइन ओमेगा टी। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ई ए और ई बी के बीच में 120 का। यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे 0 डिग्री है, जब ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ई बी है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ये यहाँ पे 120 पे जब पहुँचा 120 डिग्री पे, तब ये ई बी यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है यहाँ पे 120 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, यानी कि जो ई बी है वो ई ए से 120 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इसी तरीके से ई सी क्या होगा, ई एम साइन ओमेगा टी। अब ई सी है वो क्या है, ई ए से कितना लैग कर रहा है, 240। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। इसकी दोनों ही कंपैरिजन करेंगे तो फेज एंगल कितना है, 120 डिग्री। और ई ए और ई सी का कंपैरिजन करेंगे तो फेज डिफरेंस कितना है, 240। बट ई बी और ई सी में जब फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री का। क्लियर। क्योंकि अभी हम किसके रेफरेंस में चल रहे हैं, हम रेफरेंस में चल रहे हैं ई ए के रेफरेंस में। ठीक है।
जो फेजर डायग्राम जो बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला दिस वन, ये किसके रेफरेंस में बन रहा है, ई ए के, यानी कि हमने सबसे पहले क्या यहाँ पे ड्रॉ किया है, ई ए। जो ई बी है वो क्या है, 120 डिग्री लैग कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है इस तरीके से, फेज़ की डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है 120 डिग्री, और ई सी क्या है 240 डिग्री लैग कर रहा है। तो 240 कहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट हेयर। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये 240 डिग्री, क्लियर। बट इन जनरल अगर देखें तो ई ए और ई सी, ई ए और ई सी में क्या है 120 डिग्री का, अगर इस डायरेक्शन में देखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो 120 डिग्री का डिफरेंस है। बट इन एक्चुअल में जो फेज डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर। तो इस तरीके से हम इसका फेजर डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी वेव फॉर्म हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली है। अब जब हम आगे इसको थोड़ा एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इन तीनों का अगर एडिशन करते हैं, अगर ई ए इजक्वल टू ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी की अगर मैं बात करूं, बट इसमें आप देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, ई एम, जो मैग्नीट्यूड है तीनों का वो क्या होगा, सेम है, क्लियर। जो तीनों जो यहाँ पे फेजेस हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। ई ए के लिए भी सेम, ये ई एम है, यहाँ पे ई बी के लिए भी ई एम है, और ई सी के लिए भी ई एम है। बट इन तीनों का अगर एडिशन करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जब इन वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0। वो कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ अभी, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमने इक्वेशन वापस लिखनी है, ई इज़ टू ई एम साइन ओमेगा टी। इसके तीन तरीके हैं, तीनों में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 1 बाई 1। साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और ये ई बी, ई ए और ई सी, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्रीज। तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि बेस हमने क्या लिया है यहाँ पे, रेफरेंस या बेस वैल्यू क्या है, ई ए। तो ये क्या हो जाएगा, ई एम 0 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ई एम, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का सेम है तो माइनस 120 डिग्री लैग कर रहा है ई बी। इसी तरीके से ई सी क्या है, ई एम लैग करेगा माइनस 240 डिग्री से। अब इसको जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा ई एम, रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या होता है, कोस है, जो ये तो आपके मैग्नीट्यूड है और ये आपका एंगल है। तो अगर ये आर है और ये यहाँ पे थीटा है, तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर कॉमन है तो ई एम 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरीके से ई एम यहाँ पे क्या होगा, कोस माइनस 120, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये आएगा, और कोस 120 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 0.5। क्लियर लिख देता हूँ मैं, माइनस 0.5, और कोस साइन माइनस 120 की वैल्यू क्या होगी, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन 120 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 120 और दिस इज साइन, तो ऑलमोस्ट 0.86, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 0.86। इसी तरीके से ये ई एम कोस
240 की वैल्यू, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस 240 की वैल्यू भी -0.5, और यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस होता है यहाँ पे, तो हमने माइनस ऑलरेडी कर लिया है। 240 की वैल्यू देखते हैं, साइन 240 की वैल्यू क्या है, तो ये 240, इसकी साइन वैल्यू -0.86, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +0.86। जब इन तीनों को ऐड करेंगे हम, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, तो ये होगा ई एम सब में कॉमन आ जाएगा, 1+J0 -0.5 -0.86, फिर -0.5 प्लस J0.86, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0.5 माइनस ये 0.5 -1 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, J0 ऑलरेडी है ही, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0। तो टोटल जो है, अगर इसका फेजर सम करते हैं तो E की वैल्यू क्या आएगा, वेक्टर जो सम करते हैं या जो भी आप कहना चाहें, तो E की जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। ये तो एक तरीका था। सेकंड, अगर डायरेक्ट इनको ऐड करें, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर E की वैल्यू हम अगर डायरेक्ट ऐड करना चाहें, ई एम साइन ओमेगा टी प्लस ई एम साइन ओमेगा टी -120 प्लस ई एम साइन ओमेगा टी -240 डिग्री, तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ई एम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन ओमेगा टी और साइन ए, यहाँ ये क्या है, एक तरीके से साइन ए, और ये क्या है, साइन बी, साइन ए और साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी ये क्या होगा, टी -120 डिग्री प्लस ओमेगा टी -240 डिग्री बाई 2, और कॉस ये a प्लस बी और फिर कॉस a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी क्या होगा, ओमेगा टी -120 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री बाई 2, तो E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ई एम साइन ओमेगा टी प्लस 2, ये क्या है, साइन 2 ओमेगा टी है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ओमेगा टी और 120 और 240 -360 और 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो -180, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कोस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, और यहाँ पे सॉरी 240 होगा, ये 240 डिग्री, तो ये 120 में से 240 है, 120 बचा, फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी -180 इंटू 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी -180 क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, ये तो प्लस है सॉरी, प्लस ये माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ये दूसरा एक तरीका था। थर्ड जो है वो किस पे निकाल सकते हैं आप, इस डायग्राम से, जो थर्ड है वो आप जो टोटल वैल्यू है वो किससे निकाल सकते हैं, इस डायग्राम से। कैसे, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ से
से हटा देते हैं एक बार। इसमें हम यूज़ करेंगे वेक्टर सम का। कैसे? दो मिनट। अब इसमें वेक्टर का कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा का। ये जैसे कि ये वाला डायग्राम है, इसमें तीनों क्या है, 120 डिग्री से एक दूसरे से डिस्प्लेसमेंट में है, फेज डिफरेंस में है। तो हम सबसे पहले ई ए और जो ई बी है, इसका जो वेक्टर सम है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको यहाँ पे नाम दिया है ई आर। ये क्या है? ई आर। तो ई आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिवाइंड करिए वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या करते हैं, जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि ई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ई बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ई ए ई बी कॉस थीटा, जो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, यानी कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस 120 डिग्री की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, -1/2। तो 1/2 से ये कैंसिल। और ये तो ई ए ई बी और ये क्या है, इनका मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो ये दोनों तीनों क्या है, सेम है। अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे, ई ए ई बी और ई सी, ये क्या है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे तो थोड़ा क्लियर रहेगा, वेक्टर के अंदर आपको समझने में इजी रहेगा। ये मैग्नीट्यूड के अंदर हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसको हम क्या लिखते हैं, ई एम। तो ये हो गया ई एम स्क्वायर प्लस ई एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई एम स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई एम, और रूट ई एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ई एम। और ई सी का भी अगर मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो वो भी क्या है, ई एम। तो इन दोनों की डायरेक्शन अगर आप देखें तो एक की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो रिजल्टेंट अभी हमने निकाला उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो इनका जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ई एम माइनस ई एम। जस्ट सिंपल। अगर क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप ये भी लगाना चाहें तो देख सकते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। और cos 180 डिग्री क्या होता है, -1। cos 0 क्या होता है, 1, और cos 180 क्या होता है, -1। तो ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा ई एम स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्या, ई एम स्क्वायर -2 ई एम स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो ये तीन तरीके से आप इसका, तीनों जो वैल्यूज़ हैं वोल्टेज की, उनका एडिशन निकाल सकते हैं। पर वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 ही आएगी। क्लियर? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट हम वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।